चलो देखो बच्चे, आयोनिक इक्विलिब्रियम को हम एज अ रिवीजन करने वाले हैं कि कल का हमारा जो टेस्ट है वो बेटर हो। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वैसे छोटा सा ही था, एक बार ही सारा ही मैं फटाफट से बताऊंगी आपको। आयोनिक इक्विलिब्रियम मैंने बच्चे क्या बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन आयंस में स्प्लिट हो जाए, जैसे ए बी जो है दैट गिव्स अस सम आयंस, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट होती है ना, तो इनके बीच में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि कोई आयोनिक इक्विलिब्रियम है। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्पीशीज। किसी आयोनाइज और नॉन आयोनाइज स्पीशीज के बीच में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें हमने पढ़ा था दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा होता है बच्चे, जिसमें आयोन्स बनते हैं, आयोन्स बनेंगे तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा था, जिसमें आयोन्स नहीं बनते। ठीक है ना, सो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयोन्स इन वाटर। उनके पास बच्चे टेंडेंसी होती है कि वो आयंस बनाए। जैसे HCl है, इसके पास क्या टेंडेंसी है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या टेंडेंसी रहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कौन से होंगे, जो आयंस ही नहीं प्रोड्यूस करते। अब बच्चे आयंस ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो बेचारे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहता है इनका, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या होगा, अल्फा वैल्यू हमें क्या बताती है, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी कि इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था कि मैं मार्केट जाती हूँ और मेरे पास मैं लेके गई हूँ 1000 रुपए, मैंने खर्चा कितने का किया, 800 का। मैंने 800 रुपए खर्च किए ना, 1000 रुपए लेके गई थी तो 800 रुपए मैं खर्च करके आ गई। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, ये तो थोड़ा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आयोन्स में डिसोसिएट नहीं हो पाते। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बिल्कुल याद है संस्कार को, देखो हमने क्या किया था बेटा, मार्केट वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर मैं घर से 1000 रुपए लेके गई और मैंने मार्केट में 800 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी अल्फा वैल्यू क्या होगी कि कितने खर्च किए और कितने मैं लेके गई थी। ठीक है ना, तो दिस वुड बी अल्फा वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए, टूट गए, और कितने आपने लिए थे। और अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगी कि 80% मैं खर्चा कराई और मैंने फालतू का ही खर्चा किया है ना, गलत बात। 80% मनी मेरे को नहीं स्पेंड करनी। मंथन बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम की सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कल टेस्ट है ना संडे को आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो उसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, आगे चलते हैं। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में इसके बाद हमारे पास क्या थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बच्चे हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दोस हु कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाने का मतलब बेटा अल्फा की वैल्यू नियरली 1 आ जाएगी ना, क्यों, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल। कंप्लीटली डिसोसिएट में मैंने मान लिया, चलो टोटल भी नहीं मैंने बोले, मैंने बोला 99 डिसोसिएट हो गए आउट ऑफ 100, तो अल्फा वैल्यू क्या आई 0.99, दैट कैन बी नियरली इक्वल टू 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, डिड नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयोन्स, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते आयोन्स में। यानी कि 40 रुपए ही खर्च के आई मैं 100 में से, तो मेरा 0.4 आया अल्फा वैल्यू, यानी कि इट इज लेस देन 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये चीज हमने पढ़ी थी ना, अल्फा लेस देन 1 है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा नियरली इक्वल टू 1 तो स्ट्रॉन्ग, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए भी बच्चे अल्फा जो है डैट नियरली कम्स टू 1, इनफाइनाइट के लिए भी क्या हो जाता है, नियरली कम्स टू 1।
आयोनाइजिंग सॉल्वेंट मैंने बताया था आपको, एक ऐसा सॉल्वेंट जो क्या करे, हेल्प करे उसको डिसॉल्व करने में, ऐसा सॉल्वेंट जो उसको आयोन्स में डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि वाटर जो है वो है हमारे पास यूनिवर्सल आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, वाटर हमारा यूनिवर्सल आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा ये चीज अब इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। एरहेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्राउनस्टेड लॉरी था, ल्यूइस था। अब मुझे एरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन कौन बताएगा? यस, ये करवाया था ना मैंने आपको। एरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या थी? बिल्कुल, विच गिव्स H पॉजिटिव आयन एसिड और विच गिव OH नेगेटिव आयन बेस। बिल्कुल सही, एसिड क्या थे बच्चे, जो हमें क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे। एसिड्स आर दोस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन में जब वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, या किसी एक्वस सॉल्यूशन में जब वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो वो एसिड और बेसिस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड एंड OH नेगेटिव वाले क्या कहते हैं उनको हम, बेस। तो एरहेनियस में हमने यही पढ़ा था। एक हमने ये चीजें पढ़ी थी, मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक का क्या था, सिंगल H पॉजिटिव आयन होता है तो उसको बच्चे हम बोलते हैं मोनोबेसिक नेचर का है। 2H पॉजिटिव आयन थे तो उसको क्या बोला गया था, डाई बेसिक है। 3H पॉजिटिव आयन को हमने क्या बोला था कि दिस इज ट्राई बेसिक इन नेचर, वो क्या था हमारा, ट्राई बेसिक। ऐसे ही बेसिक में क्या आए थे, यस, बेस वाले में कौन से थे फिर, बताओ फटाफट से, उसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, मोनो एसिडिक। बिल्कुल सही, वेरी गुड प्रणब। तो उसको बच्चे हमने क्या बोला था कि ये मोनो एसिडिक होंगे, जो 1 OH नेगेटिव आयन देंगे, 2 वाले डाई एसिडिक, 3 वाले ट्राई एसिडिक। तो बच्चा 2 और 3 वाले को, ट्राई एसिडिक और डाई एसिडिक को आप सीधा पोली एसिडिक भी प्रोनाउंस कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज पोली एसिडिक। और डाई बेसिक और ट्राई बेसिक को हम पोली बेसिक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा वालों को हमने क्या कहा था, पोली बेसिक। और दो ही हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी। सबसे पहली क्या थी कि ये लिमिटेड था एक्वस सॉल्यूशन के लिए, इट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। और सेकंड क्या था कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, अमोनिया भी तो बच्चे बेस है, बट अमोनिया OH नेगेटिव आयन नहीं देता, देन हाउ इट कैन बी बेस। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो एसिड और बेसिस तो थे, बट वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एरहेनियस थ्योरी। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले पे, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, जिसमें हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड एसिड था। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या कहता था, एक ऐसी स्पीशीज जो डोनेट करे H पॉजिटिव आयन को। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या था, जो डोनेट करे उसको एसिड को, ठीक है ना, जैसे कि विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, जैसे कि BH, आप इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हो, HCl। HCl के पास टेंडेंसी होती है ना बच्चे, वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है और Cl नेगेटिव आयन देता है। ऐसे ही ब्राउनस्टेड बेस क्या होता है, जिसके पास होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। बेस क्या हो, जिसके पास टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन लेने, जैसे कि अमोनिया जो है वो H पॉजिटिव आयन लेके क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव आयन। वो क्या बनाता है हमारे पास, NH4 पॉजिटिव आयन। तो हमने क्या पढ़ा था, एसिड टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन एंड बेस टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव आयन। तो ये थे हमारे पास किसके कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड के। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बच्चे मेन आते हैं वो आते हैं कॉन्जुगेट एसिड और बेस पे। ठीक है ना, द मेन क्वेश्चन विल कम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड में क्या आता है, मैंने क्या बताया था कि जैसे अमोनिया जो है बच्चे, अमोनिया H पॉजिटिव आयन लेके, बेस जब H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। मैंने यही बोला था कि बेस जब H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट करता है और फिर वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस में एसिड जो प्रोडक्ट बनाता है,
एक आयन लूज करके, यानी CH3COOH CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा. दिस वुड बी कंसीडर्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रेंथ क्या बताई थी कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा. ठीक है ना, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक. क्लियर है सबको? अब अगर देखो हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है बच्चे, एम्फोटेरिक बताया था ना मैंने क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ आपको. जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला कि मेरे पास है, सिंपल एक बात है, H2SO4 है. जनरली मान लो हमारे पास H2SO4 है, या फिर मैंने क्या बोला कि HSO4 नेगेटिव है. HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास HSO4 नेगेटिव है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि HSO4 नेगेटिव के लिए हम कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 नेगेटिव? एनीवन, किसी को भी पता हो तो वो मुझे बताए. यस, कोई बता सकता है कि कॉन्जुगेट बेस हम HSO4 नेगेटिव का कैसे लिखेंगे? एनीवन? SO4 2 नेगेटिव, वेरी गुड. मतलब तुम लोग, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बात है बेटा. देखो कॉन्जुगेट बेस मैंने क्या बोला, अभी अभी हमने बात करी कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कि जिसमें वो H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है. कॉन्जुगेट बेस मैंने अभी यही बोला ना कि अगर वो H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो बच्चे अगर इसमें स्प्लिट कर दूं मैं H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा? SO4 2 नेगेटिव. तो इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं. जैसे अगर मान लो कोई पूछता है कि हमारे पास CH3COOH ही है, CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये बात रखनी है याद कि H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, दैट वुड बी कॉन्जुगेट बेस. और अगर हमसे कोई कॉन्जुगेट एसिड पूछता है, तो एसिड क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन गेन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कॉन्जुगेट एसिड. यानी अमोनिया का अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है, तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? NH4 पॉजिटिव. तो ये क्वेश्चन जरूर आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा. वैसे आपको नीट और जेई में भी देखने को मिलेंगे. क्या रहेगा, देखो दोबारा मैं लिख रही हूँ एक स्टार पॉइंट, तो ये सबने याद रखना है कि जब कोई एसिड H पॉजिटिव आयन को लूज करता है, H पॉजिटिव आयन को लूज करता है, H पॉजिटिव आयन लूज करने के बाद, लॉस करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कंसीडर्ड एज कॉन्जुगेट बेस. और जब कोई बेस क्या करता है, H पॉजिटिव आयन गेन करता है और फिर जो उसका प्रोडक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड. तो अब जितने भी कॉन्जुगेट एसिड और बेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, आई थिंक सो वो कल के चैप्टर में, कल के टेस्ट में हमारे गलत नहीं हो सकते. अगर बेटा किसी में H पॉजिटिव है नहीं, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखेंगे? प्रणव, कॉन्जुगेट बेस में ये होगा ही होगा. ठीक है ना, एसिड और बेस होगा ही. हर्षद मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा. देखो मैंने क्या बोला कि कोई चीज का कॉन्जुगेट एसिड और बेस कैसे लिखते हैं. मान लो एसिड जब बच्चे H पॉजिटिव आयन लूज करता है ना, एसिड जब H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा, यानी ये जो HCl है, ये जब H पॉजिटिव आयन लूज करके ये Cl नेगेटिव बना रहा है ना, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा. तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस. और अगर कोई बेस है, वो जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो वो होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड. क्लियर? अभी क्लियर हुआ सबको? यस समीर और हर्षद, अब ठीक है बच्चे? वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. और एम्फोटेरिक क्या पढ़ी थी बच्चे हमने? जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करे और जो बेस की तरह भी एक्ट करे. ठीक है ना, जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती है और बेस की तरह भी, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक स्पीशीज है. रिलेशनशिप क्या पढ़ा था Ka और Kb के बीच में, कि Ka मान लो कोई एसिड था हमारे पास H ऑफ A, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, देन इट फॉर्म
H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव, फिर ऐसे ही KB उसका कॉन्जुगेट एसिड को वाटर के साथ ट्रीट कराया, देन इट फॉर्म HA प्लस OH नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, Ka इंटू KB, H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA था, और नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई किया था हमने H ऑफ A OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या आ गया था A नेगेटिव, तो A नेगेटिव से A नेगेटिव कटा था हमारा, HA से HA कटा था, तो जस्ट लेफ्ट विद H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के। तो ये चीज हमने करी थी कि Ka इंटू KB किसके इक्वल होता है, Kw के। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि Ka इंटू KB इज इक्वल टू Kw, ठीक है, वो उसी के इक्वल है। क्लियर हुआ? तो अब कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, इन सब पे सारे बच्चे आसानी से चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों ही एसिड और बेस की तरह बिहेव करेगा, कि दैट कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ये स्पीशीज है, इसमें से कुछ भी ऑप्शंस है, उनमें से कौन सा जो है एज अ एसिड भी एक्ट करेगा और एज अ बेस भी एक्ट करेगा, तो आपको क्या देखना है उसमें, आपको देखना है कि HS, जैसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे एम्फोटेरिक स्पीशीज के ऊपर, तो हम वाटर का एग्जांपल लेंगे कि वो दोनों रिएक्शंस में, हाँ बिल्कुल सही। और अगर वाटर नहीं है, मान लो वाटर ही नहीं है ऑप्शन में, अगर मैं बोल दूं कि वाटर इज नॉट कंक्लूडेड इन द ऑप्शन, देन हम क्या रखेंगे फिर आप क्या देखोगे, ये बताओ मुझे। अगर वाटर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या देखते हैं? यस, तब आपको देखना है बेटा एसिड और बेस का क्या रहेगा, कि वो किस तरह से एसिड और बेस में एक्ट कर सकता है। अमोनिया भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपको बस ये चीज देखनी है कि किसके पास टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव आयन लूज भी कर सके और वो H पॉजिटिव आयन गेन भी कर सके, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या दे रखा है, एसिटिक HSO4 का एग्जांपल दे रखा है, तो इसके पास क्या टेंडेंसी है, ये H2SO4 भी बना सकता है और ये SO4 नेगेटिव भी बना सकता है, दोनों ही टेंडेंसी है ना, तो दिस कैन बी एग्जिस्ट एज एम्फोटेरिक स्पीशीज, इसको आप एम्फोटेरिक स्पीशीज की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? बच्चे डिप करते जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो रहा है। यस, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको? तो अब कल का टेस्ट सारा ये सोच लो कि टेस्ट की रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू मैं करवा रही हूँ, तो कल सबने टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद आप सबको पता है आपने क्या करना है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भेजोगे। हाँ, तो आपको केमिस्ट्री में तो बेस्ट करना ही करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बेस्ट करना है, ठीक है। चलो अब हम व्हाट्सएप करने हैं बच्चे, रिलेशनशिप का टॉपिक। तृप्ति, रिलेशनशिप में बच्चे सीधा ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb, तो Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन आप निकालते हो कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, ये आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, यानी जो अल्फा वैल्यू को इफेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहला क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली हमने देखा था ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा वैल्यू कम होगी, स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी हमने पढ़ा था, सॉल्वेंट पोलर नेचर का है या नॉन पोलर है, तो पोलर वाले की अल्फा वैल्यू ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर की अल्फा वैल्यू क्या होती है, लो। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी अल्फा वैल्यू हाई हो जाती है, उतना डिसोसिएशन इजिली होता है। डेल्यूशन पे हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट डेल्यूशन पे जाके अल्फा वैल्यू नियरली 1 हो जाती है। और प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट में हमने स्टडी करा था कॉमन आयन इफेक्ट, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट डेल्यूशन पे अल्फा 1 था। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जनरली अल्फा वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कब? जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन को हम ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था HCl, ठीक है।
HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, मान लो एसिटिक एसिड था, ठीक है, उसमें आपने HCl डाल दिया तो ये इसकी अल्फा वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना, इट विल डिक्रीज इट्स अल्फा वैल्यू, और ओवरऑल सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और कॉमन आयन का क्या मतलब होता है बच्चे, यहाँ पे ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे थे HCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले आए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उनमें कुछ आयन कॉमन होने चाहिए, जैसे यहाँ पे HCl है ना बच्चे, H पॉजिटिव आयन है उसके पास, तो आप एक इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करने वाले हो वो भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास भी H पॉजिटिव आयन, जैसे एसिटिक एसिड ले लिया, उसके पास CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन आते हैं ना, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कॉमन आयन, कि एक कॉमन आयन हमें ऐड करने हैं। तो इसका फर्क क्या पड़ता है कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन में अगर आप कोई और इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो तो वो उसकी अल्फा वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब जैसे कोई बच्चा बोले मेरी केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मैम, मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ, और मैं बोलूँ अच्छा, और मुझे लगे कि यार ये अच्छे नंबर ला रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है ना, कोई ऐसे सोचे, वैसे कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोचता, बट एक दिन किसी के दिमाग में आया यार ये तो पूरे लाई जा रहा है नंबर, मजा सा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करा, उसके उसमें मैंने फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन डाल दिए, वो भी ऐसे टॉपिक के जो भी उसने पढ़ा ही नहीं था, तो उसकी अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। तो वही होता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना एक्वस सोल्यूशन में ऑलरेडी ऐड था, ठीक है, उसका चल रहा था, अब हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से उसकी अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जनरली उसकी अल्फा वैल्यू कम होगी तो बच्चे उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम किसको कहते हैं, आयंस का इजिली उसमें डिसोसिएट हो जाना, ठीक है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अरे स्टीव कह रहा है कि मैम वैसे ऐसा होता है, हाँ बच्चे, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को ही डिनोट करेगा, ठीक है ना, अल्फा वैल्यू जनरली रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। स्टीव ऐसा कौन सा टीचर करता है बच्चे, स्टीव इज सेइंग मैम वैसे टीचर्स ऐसा करते हैं, ऐसा होता है क्या, एनीवन एग्री विद दिस, कौन कौन एग्री करता है इस बात से, मैं तो नहीं कर पा रही नहीं, ओ ये बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, वेरी बैड, 4 4 5, अरे 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 अच्छा स्टीव कह रहा है मैं तो पूछ रहा था, नहीं 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 नहीं, हाँ तो मैं तो इजी दूंगी ठीक है, नहीं एग्री मत करो इस स्टेटमेंट से, नो नॉट टू बी एग्रीड, हम अपना इजी, मैं तो इसीलिए ये रखा गया है कि आपको इजीली मिले वो, ठीक है, इजी सा वो देंगे टेस्ट, सबका टेस्ट अब बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मेन मेन चीजें मैं सबको बता रही हूँ, ठीक है, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी, अभी और भी मैं बताऊंगी, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो वो हमने टॉपिक कर लिया है, एक टॉपिक अब हम बफर वाला, एस पीएच वाला करेंगे, और सॉल्युबिलिटी वाला, यही थे मेन हमारे टॉपिक, तो ये करते हैं, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, बफर वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये हो गया। अच्छा एक लुइस रह गया बेचारा, लुइस को क्यों छोड़ना, लुइस एसिड क्या है बच्चे, लुइस एसिड वो है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, जिसके पास क्या टेंडेंसी हो कि वो एक्सेप्ट कर ले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज से वो ले लेता है, लेता क्यों है, क्योंकि उसके पास खुद के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसका ऑक्टेट खुद इनकम्प्लीट है, और इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और लुइस बेस कौन से होते हैं, जो डोनेट करें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट वही करेगा जिसके पास पैसे होने चाहिए ना, डोनेट करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने भी तो चाहिए, मेरे को कोई के तेरे पास 10 रुपए हैं भाई, तू 5 10 ही डोनेट कर दे, मैं कहूंगी मैं खुद क्या खाऊंगी फिर, है ना, तो लुइस बेसिस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोन पेयर की फॉर्म में, तभी वो टेंडेंसी है डोनेट करते हैं, और इनके पास नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। अच्छा अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा लुइस एसिड है, 1 2 3 4, अब इसका पोल नहीं रेस कर सकते बिकॉज मैंने बता दिया मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है, हाँ टेस्ट बहुत इजी होने वाला है कृष्णा, बहुत इजी, नहीं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, फटाफट से देखो इसमें, मैं अच्छा बता रही हूँ कि इसमें वो भी हो सकता है, इसका पोल नहीं रेस कर सकते क्योंकि मल्टीपल आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं, तो गेस करो कि क्या होगा,
अब सारे बच्चे ना कोई ए कर दो, कोई बी कर दो, कोई सी कर दो, कोई डी कर दो, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है तो किसी का तो करेक्ट होगा, है ना? ऐसा कर सकते हैं। बट मुझे पता है तुम लोग अभी सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज ही देखने वाले हो, ठीक है? कि मैंने क्या बोला, लुईस एसिड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो ये चार चीजें हैं बच्चे, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे लुईस एसिड के अलोंग? ए, बी और सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे, यानी ए, बी, सी ये तीनों ही करेक्ट है। सीओ करेक्ट नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट अ लुईस एसिड, दिस इज लुईस एसिड की कैटेगरी में ये नहीं आता। अब हम डिफाइन करेंगे कि SiCl4, SO3 और जिंक 2 पॉजिटिव कैसे लुईस एसिड है, हाउ दे कैन कंसीडर्ड एज लुईस एसिड। तो बच्चे SiCl4 की बात करें ना, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। सिलिकॉन के पास क्या होते हैं? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में खाली जगह है, खाली जगह है तो ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई SO3 इन दिस। सल्फर के पास भी बेटा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। सी के पास तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जितने भी केटायन है वो सारे टेंडेंसी रखते हैं एक्सेप्ट करने की, तो वो तो लुईस एसिड है ही है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को कुछ होने नहीं देगा। ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं ये फेवर में ही नहीं होता कि कोई और मैं इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करूं, ताकि क्या रहे, मेरे कंसीडर करूं, ताकि मेरा बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो, तो दैट्स वाई सीओ को हम नहीं लेंगे। Zn2 पॉजिटिव का ऑक्टेट पूरा है, जिंक 2 पॉजिटिव का नहीं। जिंक 2 पॉजिटिव पहले निकाल लिए, 30 थे जिंक के पास, आपने 2 पॉजिटिव चार्ज देके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब अभी तो उसकी शेल खाली है ना, तो आप डालोगे उसमें। जिंक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर बेटा? एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, अगर आपने 2 पॉजिटिव कर दिया तो 28 है, मीन्स 2 8 8 और ये 8 to 10 18, और उसके बाद उसके पास 10 और है, तो इसके पास टेंडेंसी रहती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर ले। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो यू कैन सी इन दिस वे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है जिंक का। आपने Zn2 पॉजिटिव कर दिया यानी 4s जीरो कर दिया। अब 4s के पास टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। अगर अकेला जिंक लिखा होता तो नहीं होता, अकेले जिंक के पास नहीं होती टेंडेंसी, बट हमने क्या लिखा है? Zn2 पॉजिटिव लिखा है, तो Zn2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अभी तो उसके पास 2 स्पेसेस खाली हैं। क्लियर? ये क्लियर हुआ सबको? उसके बाद क्या था? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें H2PO4 डज नॉट एक्ट एज एन एसिड? एसिड की तरह जिसमें एक्ट नहीं करेगा वो। एसिड क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, तो कौन सा ऐसा है जिसमें उसके पास टेंडेंसी नहीं है H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की? यस, या इसको हम ल्यूइस एसिड बोल रहे हो तो एक्सेप्ट करने की। ए और बी, देखो बी, स्टीव का कहना है बी। ए एंड सी, देखो बच्चे H2PO4 नेगेटिव इज द प्रोडक्ट है, तो ये बिहेव नहीं कर रहा है एसिड की तरह। H2PO4 नेगेटिव यानी एक H पॉजिटिव इसने लूज कर दिया, H पॉजिटिव आयन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया, तो H2PO4 नेगेटिव बना रहा है ये, डज नॉट एक्ट एज एन एसिड। अच्छा, ये लुईस एसिड के सिर्फ ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं लिखा हमने, लुईस एसिड लिखना था जिसमें इसके पास टेंडेंसी क्या हो? एक्सेप्ट करने की, डोनेट करने की ना हो और एक्सेप्ट करने की हो। तो डोनेट ये सिर्फ एक ही में कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। H2 यहाँ पे डोनेट कर रहा है, एक H पॉजिटिव इसने डोनेट कर दिया। H2PO4 नेगेटिव में यहाँ पे इसने क्या करा? HPO4 नेगेटिव, यहाँ भी डोनेट ही करा H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे एक्सेप्ट करा है। तो सिर्फ सी एक ऐसा है बच्चे जिसके पास एसिड के एक्ट करने की टेंडेंसी है, तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? आपको लुईस देखना था, ए एंड बी। अच्छा, ये पीएच वाला सबको याद है? पीएच स्केल को किसने इन्वेंट किया था? सोरेनसन ने। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव। स्केल कैसे बनाते हैं? 7 इधर, 7 से नीचे वाले सारे क्या होते हैं? एसिड। 7 वाला होता है बच्चे न्यूट्रल, और 7 से ऊपर वाले सारे क्या होते हैं? बेसिक। 7 से ऊपर वाले सारे आ जाते हैं बेसिक, ठीक है। ये नहीं करेंगे, अब सीधा हम चलेंगे उसके ऊपर। एक सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन।
अब हम बफर पे चलते हैं, एक बारी बफर वाले को करते हैं रिवाइज। आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2, उसमें बफर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक सेकेंड, मैं बता देती हूँ अभी, एक बारी मेरे को वो स्क्रीन शेयर करने दो। उसमें बच्चे क्वेश्चन ल्यूइस एसिड के ऊपर था कि कौन से के पास टेंडेंसी होती है। ल्यूइस एसिड में हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी डोनेट करने की जिसके पास टेंडेंसी थी वो बेस था, और जिसके पास बच्चे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी वो क्या था हमारे पास, एच। एक्सेप्ट करने का कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैं बोलती हूँ, अरे 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 ये क्या होगा, देखो मैं आपको करके बताती हूँ एक बारी दोबारा से। एक्सेप्ट का क्या है बच्चे हमारे पास, जैसे HSO4 नेगेटिव है, अगर ये एक्सेप्ट करता है तो बेटा ये H2SO4 बना देगा। अब अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये SO4 2 नेगेटिव बना देगा। तो डोनेट करने वाले लुईस बेस होते हैं और एक्सेप्ट करने वाले लुईस एसिड थे। उन्होंने लुईस एसिड पूछा था कि किसके पास टेंडेंसी होगी कि वो एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन सा था वो हमें बताना था। ठीक है, तो ये चीज थी। क्लियर सबको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कह लो उसको, कुछ भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। बफर के ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लेंगे। तो सबसे पहले बफर की मैंने आपको बताई थी, बफर क्या है, एक पावर है कि बफर को हम क्या बोलते हैं। और एक इससे पहले एक चीज सिंपल, ये फॉर्मूलाज, फॉर्मूला बेस, ये वाले फॉर्मूले। वीक एसिड एंड वाटर के लिए हम अल्फा वैल्यू कैसे निकालते हैं, √KA/C करके। H पॉजिटिव आयन कैसे निकालते हो, √KA/C करके। और पीएच की वैल्यू क्या होती है, 1/2 pKa-log C। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। वीक एसिड के हैं बच्चे, बेस लोगे तो Ka की जगह Kb, H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव, बाकी वो चीजें सेम ही रहेंगी, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो इनके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज 6 फॉर्मूलाज। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई वैल्यू दी होगी पीएच निकालनी है, वैसा आ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसके अलावा रिलेशन याद रखना है किसके बीच में, Ka/Kb था बच्चे KW, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw होता है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हमने याद रखने हैं। Ka/Kb था, क्या था KW, और pKa/pKb pKw। बच्चे ये स्टीव आपको लेने की जरूरत ही नहीं है स्क्रीनशॉट, वो बिटली लिंक में सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप एक बार बिटली लिंक खोल के देखना, उसमें सारे नोट्स हैं, तो आप इजिली कर सकते हो उसमें से। ठीक है, सभी कुछ उसमें है, आप वहां से देख लेना। पोली बेसिक मैंने पहले ही बता दिया था। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई डाई प्रोटिक बेस होता है तो उसको हम KB1 KB2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्राई बेसिक होता है तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, एन होगा तो अप टू एन टाइम उसकी मल्टीप्लीकेशन चलेगी। अच्छा, फैक्टर्स पढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर बच्चे इफेक्ट कर रहे थे, सबसे पहला होता है साइज। अगर हमारा साइज इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे आयोडीन का सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का बड़ा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये साइज है ना, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ऐसे ही बढ़ेगी। यानी HI, HBr, HCl और HF, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट एक बात बोली थी मैंने हाइड्रा एसिड्स के बारे में। हाइड्रा एसिड क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट, मान लो सोडियम में मैंने हाइड्रोजन प्लस कर दिया, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, तो इसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्राइड। तो अब बच्चे एसिड क्या होता है, एसिड वही तो होता है टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन लूज करने की। अब आप खुद से उसको H पॉजिटिव आयन दे रहे हो। अब मैंने बोला कि हमने एक वो करवाया कि कुछ बंदे यहाँ खड़े हो जाओ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और कुछ यहाँ खड़े हो जाओ जिनके पास नहीं है पैसे। अब अगर आप किसी को खुद पैसे देके उस लाइन में खड़ा करोगे तो वो तो बट ऑब्वियस अमीर ही लगेगा ना। अगर मैं खुद से ही पैसे दे के उसको बोल दूं, ठीक है, तो वो हो जाता है। साइज मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करना, यस बेटा हम कह सकते हैं। हरिओम, अरे ये नया बच्चा आया हमारी क्लास में, ब्लैक हैट, इंटरेस्टिंग नेम। ये मैम मेरा लिंक चलता नहीं है, क्लास का भी नहीं चलता। ओ ओ, ठीक है, फिर स्टीव मुझे वो मैसेज करना पर्सनल, मैं आपको फिर सिर्फ ड्राइव का लिंक भेज दूंगी, तो क्या पता आपका ड्राइव का लिंक ही खुल जाए। ठीक है, हैकर है ये, ब्लैक ब्लैक हैट मतलब हैकर होता है।
मुझे तो पता ही नहीं, तुम्हारी चीजें ये नई नई। ब्लैक अंडर में हैकर, अच्छा नई नई चीजें आ गई हैं। चलो, तो हैक क्या करना है इसने? क्लास को? है, क्लास को हैक कर लेगा वो। ठीक है, तो बेटा अब ये क्या बात थी कि हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ये इंक्रीज कर देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ H पॉजिटिव के थ्रू ही तो आ रही है। अब अगर आप धक्के से H पॉजिटिव आयन दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ही करेगी। तो फिर चाहे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करो या टॉप टू बॉटम मूव करो, एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी जनरली इंक्रीज ही करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना बेटा, डिफरेंस, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यानी H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। H पे पॉजिटिव होता है, F पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई, उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? हाई। क्यों? क्योंकि HF जो है ना, वो इजिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। HCl में भी HF में भी ये इजिली रिमूव कर देता है H पॉजिटिव आयंस को। ठीक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो जनरली जल्दी लूज कर देते हैं। जल्दी लूज कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो आप साइज को प्रायोरिटी दोगे। यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू साइज। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चे, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। बफर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले बफर कहाँ चला गया हमारा? बफर क्यों नहीं आ रहा? सेकेंड मेरे को, हाँ अच्छा ठीक है, अभी आएगा आगे। मेरे को फिक्र होगी थी, मैंने कहा कहीं बफर गुम तो नहीं गया। जस्ट अ मिनट। Hello, good afternoon, ma'am. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड। यस, ठीक है। तो वी एथिकल हैकर, आई एम नॉट एथिकल, वो कह रहा है। मैं फिर अपना नेम तो बता दो ब्लैक हैट के नाम से। नाम क्या रहेगा? इसकी डीपी भी देखो कितनी सुंदर है, ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई है लड़के ने। नाइस। चलो ठीक है, नई नई चीजें हैं आजकल। सीक्रेट है? ओ दैट्स ग्रेट। चलो सीक्रेट भी रखनी चाहिए चीजें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो बच्चे, अब हम बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि जब भी कोई एनायन किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? एसिड प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है ना? कि प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर, वाटर की इंटरेक्शन किसके साथ? किसी भी केटायन और एनायन के साथ। तो ये क्या था? एनायन और वाटर मिलके बनाते हैं एसिड और OH नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे बन रहा है CH3COO नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और OH नेगेटिव आयन बना रहा है। और केटायन में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई केटायन किसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? बेस अलोंग विद H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास क्या बनाता है? बेस अलोंग विद H पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना? तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स एल्यूमिनियम OH2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। अच्छा, एक चीज मैंने आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट बताई थी, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस जो है ना बच्चे, वो सिर्फ हाइड्रेटेड होते हैं। करिश्मा कौन सा बच्चे? मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? प्रियांशु एक बार ये बच्चे दोबारा करो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या था हमारे पास बच्चे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है कि केटायन और एनायन की इंटरेक्शन वाटर के साथ, कि जब भी कोई केटायन जो है या कोई एनायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तो जब भी बच्चे कोई नेगेटिव चार्ज वाला कोई एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो एसिड देता है हमें। एसिड देता है अलोंग विद OH नेगेटिव आयन।
ठीक है, whenever any of the anion reacting with water molecule then it produces acid with OH negative ion। और जब हमारे पास कोई केटायन जो है वो H2O के साथ, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, NH4OH along with H पॉजिटिव आयन, वो हमें ये चीज देता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज क्या थी कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होता है, मान लो कोई HCl है या स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, तो इनके जो सॉल्ट है ना, ये सिर्फ हाइड्रेटेड फॉर्म में शो होते हैं। ये हाइड्रेट होते हैं बट हाइड्रोलाइज नहीं होते। हाइड्रोलाइज और हाइड्रेटेड में क्या फर्क था, हाइड्रेटेड होते हैं बट उनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसे ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये हाइड्रेट नहीं होते। हाइड्रेट का क्या मतलब है कि दीज विल नॉट स्प्लिट अप इनटू आयंस। अगर ये आयंस में स्प्लिट हो रहे हैं, मान लो HCl का Cl नेगेटिव एनायन मिला है, तो ये Cl नेगेटिव फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है ना, दिस विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विद द हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो ये आगे फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, ये बता रही हूं मैं कि जो बच्चे सॉल्ट होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के, वो सिर्फ हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते। नो प्रॉब्लम बच्चे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी है, पहले गलत लिंक हो गया था इसीलिए इधर शिफ्ट किया कि किसी को कुछ रह जाए तो वो बाद में देख सके। अब देखो मैंने बताए थे कि कुछ सॉल्ट के हम टाइप्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये चार कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। स्ट्रॉन्ग ही एसिड है बच्चे, स्ट्रॉन्ग ही बेस है। ठीक है ना, मान लो HCl था और NaOH था, इन्होंने NaCl और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दी थी, सॉल्ट बन गया NaCl। ठीक है ना, अब हमें पता है कि इसके जो एनायन है HCl का और इसका बेस का जो केटायन है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। ठीक है ना, यही चीज तो हमने पढ़ी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस के केटायन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर बच्चे ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमारी पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी 7, यानी उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज ऑन द पीएच वैल्यू, सो ओवरऑल पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब आपने क्या बोला कि कोई वीक एसिड है, मान लो एसिटिक एसिड है, इसका CH3COO नेगेटिव एनायन हो गया और H पॉजिटिव एनायन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस मान लिया NaOH है, NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब आपको पता है कि इसका केटायन तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, है ना, इसका केटायन तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है। हाँ, उन दोनों की सेम थी बच्चे, इसमें हमने बोल दिया ना कि ये वीक है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसमें तो सेम ही थी। हेलो आर्यन, आर्यन लेट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब आपको पता है लेकिन ये तो वीक बेस है ना, ये फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी ये क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CH3COOH बनाएगा और OH नेगेटिव आयन देगा। यानी किसी सॉल्यूशन में जब OH नेगेटिव आयन बढ़ेंगे तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बेसिसिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्ट कैसा हो जाएगा हमारा, बेसिक नेचर का। ठीक है, ओ मैथ्स का प्रैक्टिकल, अच्छा। अब तो तुम्हारे मंडे से स्कूल भी खुल रहे हैं दोबारा, कैसा लग रहा है तुम्हें, बुरा कि अच्छा? अच्छा लग रहा है, अच्छा। मुझे मुझे बुरा लगता अगर मैं तुम्हारी क्लास में होती तो। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला भी हमें याद रखने हैं अभी इसमें। अब देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो पीएच क्या रहेगी, लेस देन 7। और अगर हम दोनों वीक लेते हैं तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला सबको याद करने हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच की वैल्यू 7 + 1/2 pKa + log C होती है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमने क्या पढ़ा था, पीएच की वैल्यू 7 - 1/2
पीकेबी प्लस लॉग सी होगी, और वीक एसिड और वीक बेस में पीएच की वैल्यू 7 प्लस 1/2 पीकेए माइनस पीकेबी होगी। ठीक है ना, तो यहां से आपको पता चल रहा है 7 प्लस 1/2 है, तो मतलब ओवरऑल तो वो बेसिक नेचर का ही होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा ही होगी, कुछ भी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। और ये अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो जनरली वो एसिडिक शो करेगा नेचर। 7 में से कुछ माइनस करोगे तो 7 से थोड़ी लेस ही होगी, लेस होगी तो वो एसिडिक होगी। और ये बेटा डिपेंड करेगा, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो बेसिक नेचर हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चे करते तो हैं बेटा। पवन, ऐसा दिल्ली में नहीं है क्या? मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे सुने हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम स्कूल ही नहीं जाते। तो बाकी पता नहीं है, गवर्नमेंट में तो जाना पड़ता है आई थिंक सो। तुम्हारा तो 60 या 70% वाला क्राइटेरिया है ना, कि तुम्हें 60% अटेंडेंस चाहिए या 70 चाहिए, क्या है उसका? यस। प्राइवेट स्कूल में है ओपन का, डम्मी लेते हैं। अच्छा, 75%? अरे अरे, बहुत ज्यादा है। तो है सबकी 75? इतनी कर लेते हो, इतना जाते हो स्कूल तुम लोग? टीचर बहुत धमकी देते छुट्टी करने पर। ओ, 75% कंपल्सरी, मम्मी भगा देती है, ये तो है। अच्छा, मनोज सिंह की जनवरी और फरवरी की काउंट नहीं होती। तुम्हें शायद अभी तो जनवरी लास्ट में तो फ्री ही कर देंगे ना। वो कहेंगे कि चलो बेटा अब तो घर पे बैठ के ही पढ़ो, तुम्हारा जो हम करवा सकते थे हमने करवा दिया। हाँ, स्टीव सिंह मेरी 75, 95%, 80, 75। अरे अरे अरे, तुम लोग पूरे अटेंटिव हो। चलो अब आ जाते हैं हम बफर पे। बफर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में भी हमारे टेस्ट में भी आने वाले हैं। तो बफर क्या है? बफर क्या चीज है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता? विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच, यानी जो पीएच वैल्यू को क्या ना होने दे, चेंज ना होने दे। हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा था ना कि एक हमने pH 8 का बफर लिया, उसमें मैंने 5-6 ड्रॉप्स डाल दी HCl की, बिना बफर के, जब नॉन बफर्ड सॉल्यूशन था, तो उसकी पीएच जो है 8 से सीधा 5 रह गई। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसमें बफर डाला था तो वो 8 to 7.8 ही हुई थी। दिस इज द पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये पावर थी बफर सॉल्यूशन की, कि वो उसको क्या नहीं करने देता, जनरली ऊपर नीचे उसकी वैल्यू को होने नहीं देता। अब अगर हम बफर सॉल्यूशन बेटा कैसे बना सकते हैं? इक्विमोलर सॉल्यूशन क्या होता है? इक्विमोलर होगा जिसकी इक्वल टेंडेंसी होगी। ठीक है ना, अगर हमारे पास रहता है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन क्या एक्ट, किस तरह से एक्ट कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन की तरह? इक्विमोलर सॉल्यूशन मैंने इक्विवेलेंस पॉइंट में बताया था कि मान लो 1 मोल का किसी 1 मोल के साथ ही रिएक्ट कर रहा हो, 1 मोल ऑफ थिंग विल रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ अदर, 1 मोल HCl का 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ NH4OH बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विमोलर सॉल्यूशन है। तो बफर के केस में बच्चे इक्विमोलर में क्या आता है? अगर हम बफर की बात करें ना, कौन सा बफर जो है वो इक्विमोलर होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, इक्विमोलर बफर कौन सा होता है बच्चे? जिसमें वीक, हम क्या लें, वीक ही ले लें बेस, ठीक है ना, वीक बेस किसी सॉल्ट ऑफ वीक बेस के साथ एक्ट करे। वीक बेस का सॉल्ट रहे वीक बेस वाला ही, या फिर वीक एसिड हो, उसका सॉल्ट भी हो वीक एसिड के साथ, वो होते हैं हमारे पास इक्विमोलर बफर। ये क्या रहते हैं हमारे पास? इक्विमोलर बफर। ठीक है, एसिडिक बफर भी हमने क्या पढ़ा था कि कोई वीक एसिड है और उसका सॉल्ट क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, मतलब सॉल्ट में वीक एसिड है, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है। बेसिक बफर में हमने क्या पढ़ा था? वीक बेस है, सॉल्ट है उसका वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। इनको आप इक्वी मोलर बफर भी बोल सकते हो, कि वीक बेस, सॉल्ट भी वीक बेस का ही हो, वीक एसिड साथ में जो सॉल्ट बन रहा है वो भी वीक एसिड का हो। ठीक है, सो दीज आर कंसीडर्ड एज बफर सॉल्यूशन। ये हुआ बफर के ऊपर। और कैसे क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास बफर में?
एक सेकेंड, बफर के क्वेश्चन और तो मेन देख लेते हैं हम। ठीक है, बफर में तो इतना ही रहेगा। अब आगे चलते हैं मेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ये मैंने बता दिया आपको, बफर की एप्लीकेशन सबको पता है, जो वो बायोलॉजी रिसर्च में सॉल्यूशन को मेंटेन रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस में काम आती हैं। हमारे पीएच जो है ब्लड का भी वो कांस्टेंट रहता है थ्रू बफर एक्शंस। कितना होता है पीएच ब्लड का? 7.4। टाइट्रेशन सब लोगों ने अपनी लैब में करी हुई है, टाइट्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इक्विमोलर मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो बच्चे, इक्विमोलर यहाँ पे एक पॉइंट भी था, यहाँ से इक्विवेलेंट पॉइंट या इक्विमोलर क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस लेते हैं, वो तो हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विमोलर का क्या मतलब है? इक्विमोलर का मतलब होता है बच्चे, अगर आपने वीक एसिड लिया है ना, तो जो आप सॉल्ट में यूज कर रहे हो वो भी वीक एसिड का ही यूज करो। ये नहीं कि एक वीक एसिड को किसी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप कंबाइन कर दोगे। इक्विमोलर मतलब कि अगर आप कोई भी बफर बना रहे हो, उसमें आपने वीक एसिड लिया है, तो जब सॉल्ट में एसिड यूज करोगे तो वो वीक ही होना चाहिए। बेसिक चाहे स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन एसिड वीक होना चाहिए। ऐसी अगर आपने वीक बेस लिया है, तो उसके सॉल्ट में भी वीक बेस ही लोगे। ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्विमोलर, यानी इक्वल मोलारिटी के। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो हमें 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड ही देगा। तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट, कि कैसे 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ NH4Cl देता है, वो होता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम सबने पढ़ी थी कि एक ब्यूरेट होती है, ये सबके पास थी, ये सबने करी भी थी। ब्यूरेट है, नीचे हम एक फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई फ्लास्क, वैसे ज्यादा सुंदर लग रही है मेरी फ्लास्क, इतनी अच्छी होती नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे बच्चे HCl है, आप उसमें 2-3 ड्रॉप डाल दो, किसके? फिनोल फेथाइलिन के, इंडिकेटर के। ऊपर से NaOH डालते हैं, यूज रिजल्ट क्या बनता है? पिंक कलर हो जाता है। कलरलेस से जब पिंक कलर आता है, तब हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, कि कैसे कोई HCl NaOH रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। और जो रह गया है हमारा डाटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चे? कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है हम किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी मान लो अगर आपको शुगर डिसॉल्व करनी है और मैं बोलूं 1 ग्लास वाटर है, ठीक है ना, तो आप कितने ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 4-5 चम्मच हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद नहीं डिसॉल्व कर सकते। यानी कि वो उसकी मैक्सिमम अमाउंट है जो हम उसमें डिसॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। मैम ये तो हम स्टोइशियोमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, स्टोइशियोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो आप, बिल्कुल। इक्विमोलर मतलब बेटा इक्वल मोल, जिनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो। ठीक है ना, वो चीज। और इसकी यूनिट क्या रहती है? मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर, ये दोनों यूनिट्स के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। ये क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी मैंने बताई थी, एक होता है बिल्कुल ही सोल्यूबल सॉल्ट है, फटाफट से डिसॉल्व हो जाएंगे। एक होता है स्लाइटली सोल्यूबल, थोड़े ही सोल्यूबल हो पाते हैं, इसकी रेंज रहती है 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर के बीच में। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल है, थोड़े सोल्यूबल है। स्प्रैंगली सोल्यूबल कौन से होते हैं? 50-50 ले लो, थोड़ा थोड़ा मतलब 50-50 वो सोल्यूबल शो हो रहे हैं। ठीक है, स्लाइटली मतलब बहुत कम सोल्यूबिलिटी होगी, बहुत ही ज्यादा कम। और स्प्रैंगली मतलब ठीक है, आधा आधा सॉल्व हो जाएगा। अब KSP हमने निकाला था। KSP क्या था कि अगर हमें मान लो ये चीज दे रखी है PbCl2, ये आयंस में स्प्लिट हो रहा है, Pb2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो KSP Kp और Kc के इक्वली हमने निकाला था। KSP की वैल्यू क्या आ जाती है? Pb2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? PbCl2। अब ये PbCl2 सॉलिड है, तो हमने पढ़ा था सॉलिड और लिक्विड तो
इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो इसको हम निग्लेक्ट करके सिर्फ केएसपी की वैल्यू क्या लेंगे, यही। बट होगी केपीकेसी की तरह कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेज टू अ पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आयन। किसी कोफिशिएंट ऑफ आयन में रेज टू द पावर कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। लेट मी सी अगर हमें इसका कोई क्वेश्चन करना हो। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, ठीक है, उसमें किसी की वैल्यू हमें दे रखी है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16, एक की वैल्यू है हमारे पास 10 रेज टू द पावर -14, 12 और 10, 4 वैल्यूज ले लेते हैं, 10 रेज टू द पावर -14, 12 और एक है 10 रेज टू द पावर -10। आगे कुछ भी मान लो, 1 1 ही मान लेते हैं हम। 4 वैल्यूज हमें दे रखी है, तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका होगा, मैक्सिमम केएसपी वैल्यू इनमें से किसकी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि कौन जो है वो मैक्सिमम केएसपी वैल्यू दे रहा है हमें, कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है वाटर में। यस, हु विल शो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है या कम है। यस, क्या रहेगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा क्या रहेगी, हाई या कम। 10 रेज टू द पावर 16 या 10 रेज टू द पावर -10 वाला, क्या आएगा हमारे पास, क्या लगता है, 10 रेज टू द पावर -10 वाला। बिल्कुल सही बच्चे, हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ये शो करेगा। ठीक है, ये सही है सबका। अच्छा, अब pKa से pH निकालना भी आता है हमें, माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। सॉल्युबिलिटीज आप निकाल सकते हो किसके बेस पे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मोलारिटी से क्या कंसर्न है। अगर मैं बोलूं कि 0.01 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट और 0.01 मोलर पोटाशियम कार्बोनेट और 0.05 मोलर हमारे पास है कोई नाइट्रेट आयन, ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे रहेगी। कैल्शियम है, पोटेशियम है, साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी का क्या फर्क रहेगा। अगर मैं साइज का लूं कॉन्सेप्ट, तो साइज का सॉल्युबिलिटी पे क्या लगता है, क्या इफेक्ट होगा, कोई बता सकता है मुझे साइज के हिसाब से। यस, साइज बेटा जैसे जिसका जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, उसको उतना तोड़ना आसान होता है। साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाँ, मोर साइज मोर सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल सही हर्षिता, तो वही चीज रहेगी, साइज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगा। सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं, इसका मतलब कि उतने ग्राम डिसॉल्व के लिए 1 लीटर चाहिए सॉल्वेंट। हाँ, ये कह सकते हो प्रणब। आप किसी की सॉल्युबिलिटी कैसे तय करते हो कि अगर आप बोलोगे कि मैम 2 ग्राम शुगर कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, वो चीज उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, हाँ, तोड़ना आसान होता है, बिल्कुल। तोड़ना आसान का मतलब क्या है कि बच्चे जितना बड़ा साइज होगा ना, वो उतनी जल्दी क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, वो उतनी ही जल्दी आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है। हाई द साइज हायर द सॉल्युबिलिटी। गुड, ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा। पीएच का आपको ऑलरेडी पता है। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, लेट मी टेल यू अबाउट दैट क्वेश्चन। अभी कहाँ गया वो क्वेश्चन की, हाँ, ये क्वेश्चन है कि अगर बच्चे हम किसी पीएच एसिडिक बफर की पीएच को 2 डिग्री राइज करते हैं, द पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर कैन बी रेज्ड बाय 2 यूनिट्स। हम उसको कैसे रेज कर सकते हैं, 2 यूनिट्स उसके कैसे बढ़ा सकते हैं हम, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि किसी की पीएच यूनिट को मुझे 2 यूनिट बढ़ाना है, तो मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन ना बहुत उससे कॉन्सेप्ट से है, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया भी था। देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मैं आपको ये चीज यहाँ के थ्रू समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले जब हमने बफर में बात करी थी ना, तो मैंने आपको बताया था ये चीज, जब वो पीएच 8 to 5 में डिक्रीज हुआ था। देखो,
लेट कम टू दिस क्वेश्चन, ये वाला देखो, इसमें ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। मैंने एक नीट के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा था कि मान लो वो क्या कह रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पीएच जो है 8 से 5 में ड्रॉप हो गई। तो पीएच हम कैसे निकालते हैं, जो पीएच होती है ना बेटा 8, वो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे होती है 10 रेज टू द पावर -8। मीन्स हमें पता है पीएच एच पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है ना। पीएच हम क्या लिखते हैं, पीएच को हम लिखते हैं ना लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। तो अगर हमें एच पॉजिटिव निकालनी होती है पीएच से, तो दैट वुड बी 10 रेज टू द पावर माइनस पीएच वैल्यू। तो अब उन्होंने क्या बोला कि अगर पीएच 8 है तो 10 रेज टू द पावर -8 कॉन्सेंट्रेशन थी, पीएच 5 रह गई, मींस कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -5 रह गई। कितनी डिक्रीज हो गई थी, 1000 टाइम्स। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे 2 डिग्री 2 पॉइंट पीएच बढ़ानी है। अगर 2 पॉइंट पीएच बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ेगी, 100 टाइम्स। अगर बेटा 3 टाइम में पीएच 1000 टाइम हो रही है, ऑब्वियसली 2 अगर आपको बढ़ाना है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी 100 टाइम्स ही तो हो जाएगी ना। क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन तो मैंने खुद ही बोला है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। शुगर बच्चे कभी भी अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होती हर्षद। सॉल्ट का क्या है, NaCl इजिली वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि बच्चे वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है ना। लेकिन शुगर क्रिस्टल जो है वो डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो इसलिए वो नहीं टूटते। इसके बारे में दोबारा सुनो बच्चे, एक क्वेश्चन क्या था, मैं ये देखो, अब हमने क्या बोला, आपको पता है सबको कि पीएच वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच पॉजिटिव। अगर हमें एच पॉजिटिव निकालना होता है तो वो क्या होता है 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा कि पीएच जो है पहले 8 थी, तो कॉन्सेंट्रेशन उसमें एच पॉजिटिव आयन आप कैसे निकालोगे, 10 रेज टू द पावर -8। फिर पीएच ड्रॉप हो गई, पहले एच पॉजिटिव क्या आ गया 10 रेज टू द पावर -8, जब पीएच क्या थी 8 थी। अब पीएच ड्रॉप हो गई 5 पे, तो वैल्यू क्या आ गई 10 रेज टू द पावर -5 मोलर। तब एच पॉजिटिव हमारे पास क्या आ गया 10 रेज टू द पावर -5 मोलर, यानी -8 से -5 चली गई, तो मतलब 1000 डिग्री से वो इंक्रीज हुई है, 1000 पॉइंट से वो क्या हो गई इंक्रीज। इनके बीच में डिफरेंस 10 रेज टू द पावर 3 आएगा, तो मतलब अगर 8 से 5 तक गई है तो 1000 का डिफरेंस आया। और अगर मैं बोलूं कि मैंने 0 to 2 इंक्रीज किया, 0 पे पीएच क्या होगी 10 होगी, 2 पे क्या हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -2, यानी 1/100। तो कितने टाइम इंक्रीज हो गई, 100 टाइम इंक्रीज हो गई ना। अगर आप 2 to 0 जा रहे हो या 0 to 2 जा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है कि वो 100 टाइम इंक्रीज और डिक्रीज शो करेगी। अब बताओ ये बात किस किस को क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आ रखा था नीट में, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान से करना है। बाकी सारे बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो इसके साथ आपके कल के पेपर को मैंने बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। ये सोच लो कि आपका 70% पेपर मैंने करा दिया है, 70% मैंने करा दिया है, सिर्फ 30% बचा है जो आपको खुद करना है। तो वो कल कृपया करके सारे बच्चे अपना ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें। और एक और चीज क्या करनी है, टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना है, ठीक है। तो पवन को तो पता नहीं क्या हो गया, वॉइस वॉइस क्यों नहीं क्लियर आ रही पवन को, वैसे तो नेट तो सही चल रहा है। अगर पीएच 0.2 से चेंज हुआ हो तो, अगर बच्चे पीएच 0.2 से चेंज हो रहा है तो 10 रेज टू द पावर 0.2 ले लो। अगर 2 से चेंज हो रहा है तो 100 टाइम होगा, 0.2 से चेंज हो रहा है तो सिर्फ 10 टाइम्स रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है ना। 2 पे बेटा 100 होता है, 0.2 रह रहा है, तो वो मेरा नंबर आ रहा है ना आपको बच्चे, ग्रुप के किसी भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, थ्रू द नेम ऑफ डॉक्टर नवनीत, ठीक है ना। मेरा नाम नवनीत केमिस्ट्री भी लिखा होगा, ठीक है, आप लोग उसमें देख सकते हो। जितने भी ग्रुप है हर ग्रुप में मेरा नंबर जरूर होगा, आई एम एडमिन इन एवरी ग्रुप, तो वहां से आप देख के मेरे को कर सकते हो। हाँ पवन का शायद आज थोड़ा नेट वीक है। हाँ ये बिटली लिंक है, बिल्कुल सही। देखो ब्लैक हैट ने बिटली लिंक मेरा शेयर किया है, बट बेटा प्लीज इसको वो नहीं करना, क्या कहते हैं, हैक, है ना, हैक करनी, क्वेश्चंस बता दो अच्छा और नहीं कुछ।
हाँ बेटे पीएचडी कर रखा है। क्वेश्चन मैंने ना काफी बता दिए हैं आपको। अब जब कल आपको पेपर मिलेगा ना, यू विल बी लाइक कि मैम ने ना कल का जो है वो शायद क्वेश्चन पेपर सामने